सो बच्चों, रिएजेंट्स की कैटेगरी में कार्बोकेटाइन मैंने बताया, कार्बेनाइन बताया। कार्बेनाइन के बाद हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल्स की। तो बेटा फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले आप इसको देखो। आपने अपने 11th क्लास में क्लीवेज नाम की चीज पढ़ी होगी। होमोलिटिक क्लीवेज होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, सुना है। होमोलिटिक क्लीवेज क्या है? सिमिलर कंटेंट अगर डिकॉन्फिगरेट हो जाए तो वहां से फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जरा समझोगे कि अगर Cl2 पे सनलाइट का अटैक करा दूं तो ये Cl डॉट में टूट जाएगा। बेटा क्या है ये? क्या है ये है Fr, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का एक और नाम मैं देने वाला हूं यहां पर। शॉर्टकट में तो इसको हम Fr लिखेंगे, लेकिन इसका एक और नाम है बेटा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ध्यान रखेंगे क्या है इसका नाम, एक और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसलिए कि वन इलेक्ट्रॉन इसमें एक ऐसा होता है जो किसी और से कंबाइन होना चाहता है, इसलिए इसको वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम नाम देते हैं। अब सुनिए, इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं बेटा। तो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन की बात करते हैं, कैसे कैसे ये फॉर्म होता है उस फॉर्मेशन की बात करते हैं। फर्स्ट, अगर मैं एक कंपाउंड कुछ ऐसा ले लूं CH3-CH3, किसी तरीके से इसको तोड़ूं, किसी तरीके से इसको तोड़ूं तो ये क्या सा रेडिकल फॉर्म करेगा? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, उसमें आप टिक करो। एक ऑप्शन मैं आपको देता हूं CH3 डॉट एंड CH3 डॉट, दो CH3 डॉट, और एक ऑप्शन में देता हूं CH3 CH2 डॉट एंड H डॉट। ये और ये बना, ये और ये बना। आपके पास ये दो ऑप्शन है, आप क्लिक करो और बताओ कि कौन सा सही है। ये रेडिकल बनेगा या ये रेडिकल बनेगा? मेरा आंसर सुनो, मेरा आंसर है कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अब पूछोगे नहीं ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों है? पूछोगे नहीं क्या? पूछो, पूछोगे तो बताऊंगा। ठीक है, पूछो। ठीक है, देखो क्या होता क्या है, ये देखो CH3 में ये नहीं हुआ, ये हुआ, ऐसा क्यों? जबकि मैंने अभी आपको बोला कि Cl2 है, इक्वल कंटेंट है, इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इक्वली अपने अपने बॉन्ड लेके अलग हो गए, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, फ्री रेडिकल जनरेट हो। तो यहां क्या है, कैसा है कि ये नहीं टूटा, ये टूट गया भाई। तो ऐसा क्या है? अब इसके बॉन्ड रीअरेंजमेंट को जानना बहुत जरूरी है बेटा। अब उसको देखिए आप। जैसे ये कार्बन की बात करूं मैं, तो ये कार्बन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये कार्बन कौन सा है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस कार्बन के यहां 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये चारों के चारों sp3 हैं। बेटा समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये दूसरे वाले कार्बन की मैं बात करूं, ये दूसरे वाले कार्बन की मैं बात करूं तो इसके पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का। अब सुनिए, ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp3। ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp3। ये भी कौन सा? sp3। ये भी कौन सा? sp3। ये भी कौन सा? sp3। ऑल दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑफ sp3। ये सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये दोनों कार्बन का ये sp3 चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। अब सुनो, इनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन तो s के साथ अटैच होगा जी। हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एंड सिर्फ s सबशेल है। ये s सबशेल के साथ सारे के सारे हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो बेटा देखो, इस इथेन में कभी भी कार्बन कार्बन के बीच जो ओवरलैपिंग है वो sp3 ओवरलैपिंग है क्या? और सिमिलर ऑर्बिटल्स, अब ये कॉन्सेप्ट है उसको जरा समझ लीजिए कि सिमिलर ऑर्बिटल्स, सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करेंगे तो उनकी ओवरलैपिंग काफी हाई होगी, काफी वास्ट होगी, वो जल्दी नहीं टूटेगा। क्लियर हो रही है बातें? सुनो, अगर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो वो जल्दी नहीं टूटेंगे। तो sp3 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं क्या? इनको मैं बोल दूं कि इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो ये जल्दी नहीं टूटेंगे। लेकिन यहां पर तो बेटा sp3 और s ओवरलैपिंग है, ये तो इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स नहीं है, नॉट इक्वल एनर्जी। तो इक्वल एनर्जी नहीं होने की वजह से ये जल्दी टूटेगा। इसीलिए बेटा ये वाला बॉन्ड जो मैंने बोला आपको कि C बॉन्ड यहां नहीं टूटता, और CH बॉन्ड CH2 करके मैं H अलग कर लेता हूं,
CH बॉन्ड यहां टूटता है। क्लियर हो रही है बातें? तो ये है फॉर्मेशन। ये चीज ध्यान रखना कि इथेन में कभी भी इथाइल रेडिकल बनता है और हाइड्रोजन रेडिकल बनता है। यहां कभी दो मिथाइल रेडिकल नहीं बनते हैं। ये रेडिकल का एक फॉर्मेशन है, फर्स्ट फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। नाउ कम टू द सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ दिस रेडिकल। सेकेंड फॉर्मेशन में ले रहा हूं बेटा, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, NBS और NCS। NBS और NCS या NBS NCS से पहले आप ये भी देख लो, सेकेंड में मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैं ले लेता हूं बेटा यहां पर HBr विद पेरोक्साइड। HBr विद पेरोक्साइड लेंगे तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? इट इज एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा लोग? एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। अब एक चीज ध्यान दो, मार्कोनिकोव रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जो आयनिक मैकेनिज्म पे काम करता है। वहां पर केटायन और एनायन दो फॉर्म हुए, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है, इट फॉर्म्स, ये रिएक्शन में क्लियर करोगे आप, इट फॉर्म्स फ्री रेडिकल। तो यहां एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई अपने दिमाग में, वो क्या आया कि मार्कोनिकोव रिएक्शन, ध्यान रखिए मैं यहां थोड़ी बहुत रिएक्शन की बातें हो रही है वो भी यही समझ लीजिए आप। मार्कोनिकोव रिएक्शन फॉलोज आयनिक मैकेनिज्म। ये कभी भी आयनिक मैकेनिज्म पे काम करता है बेटा मार्कोनिकोव रिएक्शन, जबकि एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन, जिसको हम पेरोक्साइड रूल भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, FR मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन कभी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है और मार्कोनिकोव रिएक्शन कभी भी आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो फ्री एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन में भी कभी भी एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन जो है वो क्या करता है? फ्री रेडिकल को ही फॉर्म करता है। कॉपी करो जल्दी से। सो बच्चा लोग हम कर रहे हैं फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन में मैंने आपको दो कंडीशन बताई है। एक तो बताया कि अगर इथेन गिवन है तो उसका अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो इथाइल बनेगा और हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा। दूसरा मैंने बोला है आपको कि एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन वो है जहां पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। हाँ, जब रिएक्शन आप करोगे तो रिएक्शन वाले मोड में एंटी मार्कोनिकोव आएगा, पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं। तो अभी आप ऐसे जानो कि एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन है तो वहां पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। एंड थर्ड पॉइंट, थर्ड फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में मैं ले रहा हूं NBS और NCS। क्या होता है ये? NBS होता है N ब्रोमो सक्सीन इमाइड, और NCS होता है N क्लोरो सक्सीन इमाइड। तो अब इसके बारे में जानना है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आप जरा ध्यान दीजिए। मैं आपको एक कंटेंट बताता हूं, सक्सीनिक एसिड। डू यू नो सक्सीनिक एसिड? सक्सीनिक एसिड कुछ इस तरीके का कंटेंट होता है बेटा, COOH। दिस इज सक्सीनिक एसिड। 4 कार्बन, इधर भी टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या हो गया? नाम हो गया सक्सीनिक एसिड। नाम क्या हो गया? सक्सीनिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COH। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। तो ये टोमेटो वगैरह में होते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ये सक्सीनिक एसिड है। तो सक्सीनिक एसिड से ही बेटा N ब्रोमो N क्लोरो सक्सीनेमाइड बनाते हैं। अब देखो जरा फॉर्मेशन में, इस सक्सीनिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं बेटा अमोनिया से। इसको किससे ट्रीट करते हैं? अमोनिया से। देखेंगे समझेंगे इसको। अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? और मैंने आपको बोला था, जब मैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बता रहा था तो उस समय मैंने आपको बोला था कि अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल। आप चेक कर सकते हो, न्यूट्रल है और लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल है तो इट विल अटैक एट दिस एंड दिस विल बी रिमूव्ड। इट विल अटैक एट दिस एंड दिस विल बी रिमूव्ड। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। अभी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का एक सीक्वेंस दूंगा बेटा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी चीजें।
तो अमोनिया का लोन पेयर है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। आप देखो कि ये कार्बन पे इधर भी ऑक्सीजन तो कार्बन पे पोलैरिटी पॉजिटिव है कि नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द पॉजिटिव कंटेंट। अच्छा ये यहां भी अटैक करेगा, यहां भी अटैक करेगा, तो उस केस में जब ये यहां अटैक करेगा, यहां से OH निकलेगा तो यहां से H निकलेगा, वाटर यहां से रिमूव होगा, वाटर यहां से रिमूव होगा, क्या बना देगा? अब ये देखो आप, ये बना देगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड, C डबल बॉन्ड ONH2 एंड C डबल बॉन्ड ONH2। इसको बोलते हैं बेटा, ये है हमारा सक्सिनिक एसिड, ये है हमारा सक्सिनिक एसिड, इसको बोलते हैं सक्सीन अमाइड। सक्सीन अमाइड, माइंड माई लैंग्वेज, अमाइड बोल रहा हूं, और ए अमाइड, सक्सीन अमाइड। अब अमोनिया जब इसे ट्रीट करेंगे सक्सिनिक एसिड से तो बन जाएगा सक्सीन अमाइड। इसके बाद का फॉर्मेशन देखिए, इसके बाद में होता है बेटा माइनस ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया अपने आप यहां से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? ये देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा, ये इसका नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा, यहां से NH3 निकल लेंगे। तो अमोनिया जैसे ही निकलेंगे ये क्या बना लेगा? ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर N और इसके साथ जुड़ जाएगा H, तो इसको बोलते हैं सक्सीन इमाइड। सक्सीन इमाइड, माइंड माई लैंग्वेज, अमाइड से अब ये बन चुका है इमाइड, तो ये है सक्सीन इमाइड, ये सक्सीन अमाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट जो है, जो सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड को अमोनिया से ट्रीट करो, बनेगा सक्सीन अमाइड। सक्सीन अमाइड में से अमोनिया लिबरेट होगी, हटेगी, बन जाएगा सक्सीन इमाइड। और एक चीज और क्लियर रखो बेटा कि नाइट्रोजन वो कंटेंट है, अभी आप देखोगे समझोगे जब नाइट्रोजन के रिएक्शंस आएंगे, तो नाइट्रोजन वो कंटेंट है जिसपे अगर दो बॉन्ड सिमेट्रिक जुड़े हुए हों तो तीसरा बॉन्ड, इसका जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है नॉन पोलर। ध्यान रखना, ये बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर बॉन्ड में जब इस सक्सीन इमाइड को जब हम Cl2 विद सनलाइट के साथ ट्रीट करेंगे तो Cl2 क्या करेगा? Cl2 Cl डॉट बनेगा, एक Cl डॉट H के साथ मिलकर HCl बना देगा, और यहां पर कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, ध्यान दो बेटा लोग, यहां से ये जुड़ गया जी N, और N पे जुड़ जाएगा Cl, और इसी को हम बोलते हैं NCS बोले तो N क्लोरोसक्सीनेमाइड। और अगर मान लो यहां से Br2 विद सनलाइट में ले लूं तो क्या होगा? ये कुछ कंपाउंड ऐसा बनेगा, ध्यान दो, ये कुछ कंपाउंड ऐसा बनने वाला है NBr, तो ये क्या बन गया? इसको बोलूंगा मैं NBS, N ब्रोमोसक्सीनेमाइड। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी क्या है? नॉन पोलर बॉन्ड है। इनफैक्ट दिस हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, फिर भी ये नॉन पोलर बॉन्ड है, और यहां क्या है? ये नॉन पोलर बॉन्ड है। तो ध्यान देंगे बेटा कि नाइट्रोजन पे अगर सिमेट्रिक कंटेंट दो साइड से जुड़ जाए तो तीसरा बॉन्ड इसका नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर का मतलब यह है कि ये कभी भी जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा फ्री रेडिकल। तो मैं इसके अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं कुछ, जो कि आप डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस में डील करेंगे। वो ये है कि NBS और NCS आर एफआर जनरेटर। क्या बोल रहा हूं मैं? एफआर जनरेटर, ये फ्री रेडिकल जनरेटर है। दूसरा पॉइंट इसका कि NBS और NCS can easily attack at benzyl और एलाइल रेडिकल। बेंजाइल और एलाइल रेडिकल पे ये बहुत जल्दी अटैक करता है, बेंजाइल और एलाइल रेडिकल पे ये बहुत जल्दी अटैक करता है। तो ये है हमारा NBS NCS, ये भी एक फॉर्मेशन है एफआर का। कॉपी अभी आपने देखा फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन, अब हम देखने वाले हैं बेटा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो अब बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एफआर की, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का। और स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको टेक्निक बताई है कि जो कार्बोकेटाइन का है, जो कार्बोएनाइन का है, वही फ्री रेडिकल का भी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें छूटती जाती हैं। जैसे कार्बोएनाइन में आपने देखा कि कार्बोएनाइन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, तो हाइपर कंजुगेशन हमने स्किप कर दिया।
क्यों नहीं होता है, ये चीज मैं एक्सप्लेन किया था कार्बन आयन वाले पार्ट में। वैसे ही बेटा फ्री रेडिकल कभी भी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होते। तो एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी को फ्री रेडिकल से हमें स्किप कर देना है। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था हमारा, एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, देन हाइपरकंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, देन एंटी एरोमेटिसिटी। आप एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी को हटा दोगे, देन व्हाट विल बी द रिमेनिंग कंटेंट? द रिमेनिंग कंटेंट विल बी रेजोनेंस, देन hyperconjugation and then inductive effect। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसके लिए? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है हमारा फ्री रेडिकल के लिए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आपने क्यों नहीं लिया सर? भाई फ्री रेडिकल एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं होते हैं? अब उस बात को जरा समझे आप कि फ्री रेडिकल को मैंने बोला कि ये फ्री रेडिकल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब जरा समझोगे आप, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब यह है कि फ्री रेडिकल जो होगा इट कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसको मैं बोल सकता हूं कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वन इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। लेकिन जब मैं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की बात करता हूं तो एरोमेटिक भी मैंने बोला था बेटा, आपने पढ़ा था कि ये हकल्स रूल को फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसको जब हमने सॉल्व किया था तो ये क्या आया था? ये आया था 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। तो ये कैसा सिस्टम था? ये सिस्टम था इवन सिस्टम, इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। वैसे ही अगर मैं एंटी एरोमेटिक की बात करूं, अगर मैं एंटी एरोमेटिक की बात करूं तो इसके साथ भी कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम था? यहां था क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन? अब चेक करना एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वाले कंटेंट को। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं काउंट करूं तो ये आ जाता है 4, 8, 12, 16, 20। बताया था आपको कि 4 का टेबल वाला आ जाएगा तो एंटी एरोमेटिक होगा, 4 का टेबल वाला नहीं आएगा तो एरोमेटिक होगा। तो ये भी इवन सिस्टम है और ये भी कैसा सिस्टम है? इवन सिस्टम है। तो इसमें भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसमें? एरोमेटिक में भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक में भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जबकि फ्री रेडिकल में देखो आप, फ्री रेडिकल में देखो आप तो कैसा सिस्टम है? ये इसमें ऑड सिस्टम है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक इवन इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक भी इवन इलेक्ट्रॉन है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि फ्री रेडिकल कभी भी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ध्यान रखिए। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो लिखा है इसके लिए मैं लिख सकता हूं इट कांट बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो ये कभी भी एरोमेटिक चाहे एंटी एरोमेटिक नहीं होता है बेटा। कौन? किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल कांट बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये कैसे आया ये आपको पता चला। तो ये है सीक्वेंस हमारा, ठीक है। अब देखो इसके लिए अब मैं जो कुछ कंटेंट बताने वाला हूं उसको जरा ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। जैसे कोई क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, अब इसमें कुछ कंटेंट और भी आते जाएंगे, उसको समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 आया कि मान लो कोई कंपाउंड कुछ ऐसा हो, कुछ कंपाउंड ऐसा हो, दिस एंड यहां डॉट, ये भी एक रेडिकल है। और एक कंपाउंड कुछ ऐसा हो, एक कंपाउंड कुछ ऐसा हो, दिस एंड दिस रेडिकल, ठीक है। तो आप बताइए ये, या मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, ये डॉट यहां और यहां, ये ऐसे कर, ये इसको मैंने माना फर्स्ट कंपाउंड और इसको माना मैंने सेकंड कंपाउंड। ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड है। आपको बताना है बेटा कि विच वन इज मोर स्टेबल। तो बेटा स्टेबल के लिए हमें क्या देखना है? एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तो इसमें होता नहीं है। आपको देखना होगा रेजोनेंस। तो देखो ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। डबल सिंगल डॉट रेजोनेंस में है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में है, डबल सिंगल डॉट रेजोनेंस में, डबल सिंगल डॉट रेजोनेंस में है। तो ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। लेकिन अब कंडीशन समझिए, यहां जो रेजोनेंस है ये डबल सिंगल डॉट, ये 3 कार्बन तक इधर चलेगा या फिर ये 3 कार्बन तक इधर चलेगा। और यहां जो डॉट है ये क्या करेगा? ये पूरा का पूरा लिनियरली यहां तक चलेगा।
तो यहां भी अगर मैं इसको देखूं तो यहां भी रेजोनेंस 5 कार्बन तक है, यहां भी रेजोनेंस 5 कार्बन तक है, लेकिन यहां पर लीनियरली चल रहे हैं और यहां पर क्रॉस है। तो इसको बोलते हैं बेटा, इस कॉन्जुगेशन को बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस कंजुगेशन। और इस कंजुगेशन को बोलते हैं लीनियर कंजुगेशन। लीनियर कंजुगेशन। तो एक चीज आप क्लियर रख लो कि क्रॉस कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल होता है लीनियर कंजुगेशन। सो मैं बोल सकता हूं लीनियर कंजुगेशन को शॉर्ट फॉर्म में एलसी लिख रहा हूं, क्रॉस कंजुगेशन को शॉर्ट फॉर्म में सीसी लिख रहा हूं। तो एलसी इज मोर स्टेबल देन सीसी। एलसी इज मोर स्टेबल देन सीसी। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो विच वन इज मोर स्टेबल? तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा? सेकेंड, और सेकेंड से कम 1। दिस विल बी माई आंसर। तो यहां मैं आपको समझाना चाह रहा था कंजुगेशन का मतलब होता है बेटा जो रेजोनेंस में जाए। कभी कंजुगेटेड डाइइन, आइसोलेटेड डाइइन, कम्युलेटिव डाइइन। अभी डाइइन पढ़ना है जो फ्री रेडिकल का ही कंटेंट है। तो अगले कंटेंट में मैं आपको बताने वाला हूं ये सारे कंटेंट। इसके बाद में इसी में फ्री रेडिकल वाले कंटेंट में ही आप पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे रिएक्शंस की टेक्निक, अब ये सारी चीजें मर्ज होंगी एक साथ। तो अब कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल मैंने बताया। अब इन तीनों का एक्सटेंशन, तीनों को मर्ज वे में हम करने वाले हैं अगले लेक्चर में। ठीक है बेटा, कॉपी करिए। ऑल द बेस्ट।